बच्चों तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 का 10 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ये सीरीज है टर्बो सीरीज। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टर्बो सीरीज यानी रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7 इन 10 मिनट्स। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग और पीसीएम भी एक साथ भी। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो ये गुड न्यूज है। आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, तो सोल्यूशन के लिए टीचर या भैया दीदी के पास भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है बेटा। और इसको और मजबूती देने के लिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी के वीडियो सोल्यूशन एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के ऐड कर दिए हैं, जिससे कि आप इसको पढ़ना चाहें तो वो भी देख लें। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा दीजिए। बात को स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो समय के साथ लगातार बदलता रहता है और पीरियोडिकली वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। यानी मान लीजिए 1 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंची तो अगले 1 सेकंड में ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी। तो पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को वो रिवर्स करती है और मैग्नीट्यूड लगातार बदलता है। डायरेक्ट टर्न में क्या होता है, वो डायरेक्शन को नहीं बदलती और एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पर फ्लो कर रही होती है। अगली बात करते हैं कि भाई जो एसी करंट की इक्वेशन है करंट और ईएमएफ की, वो क्या होती है? तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइनोसोडल कर्व होता है। साइनोसोडल कर्व का मतलब साइन कर्व। इस तरह का जो कर्व होता है ऐसे साइन कर्व के फॉर्म में होता है। ई नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह पर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की वैल्यू भी, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। अब 3 वैल्यूज होती हैं अल्टरनेटिंग करंट की। पहली वैल्यू होती है आई एवरेज ओवर द कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल में करंट की वैल्यू या ईएमएफ की वैल्यू शून्य होती है पूरी एक साइकिल के लिए। इसलिए हमें डिफाइन करनी पड़ती है आधी साइकिल के लिए। आई एवरेज हाफ साइकिल में क्या होता है, 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। ईएमएफ के लिए 2 अपॉन पाई इंटू ई नॉट। 2 अपॉन पाई की वैल्यू फैक्टर में 0.637 आ जाता है। तो इसको याद कर लीजिए। यानी क्या मतलब है, आई एवरेज इक्वल टू आई मीन। हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू या ईएमएफ की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या होगी, ये होगी 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। अगली बात होती है तीसरी वैल्यू, जो आरएमएस, इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू होती है। तीनों बातें एक ही हैं। आरएमएस को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, इफेक्टिव को इफेक्टिव वैल्यू और वी को वर्चुअल वैल्यू। तीनों एक ही चीज होती है। आई आरएमएस की वैल्यू होगी आई नॉट अपॉन रूट टू। 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है 0.707, तो 0.707 इंटू आई नॉट। और ई आरएमएस भी इसी तरीके से आ गया, ई नॉट अपॉन रूट टू। तो 3 वैल्यूज होती हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए। फेजर डायग्राम क्या होता है कि एक डायग्राम पर एक्स वाई एक्सिस पे समझ लीजिए आप वोल्टेज और करंट की सेम फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज करंट को रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं विथ प्रॉपर एंगल बिटवीन देम। तो ये देखिए ई नॉट और ये आई नॉट मेंशन किया और ये प्रॉपर एंगल यानी ओमेगा टी फाई से, तो ये बन जाता है फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम में जैसे इस डायग्राम की बात करें तो ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रोटेट करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी ओमेगा से। ये देखिए एंगल ओमेगा टी है और यहां आई का, क्योंकि आई आगे है तो इसका टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई, यहां से दिख रहा है। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन और फेजर डायग्राम बनाया जाता है। फेजर डायग्राम से ही पूरी स्टडी इसमें कंप्लीट की जाती है। अब देखिए इंपीडेंस क्या होता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में, जो अपोजिशन टू द करंट ऑफर होता है, करंट फ्लो करने का विरोध जो होता है उसे बोलते हैं इंपीडेंस, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल जेड। जैसे कि रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, वैसे ही समझ लीजिए मोटा मोटा इंपीडेंस अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के लिए वी अपॉन आई, वी नॉट अपॉन आई नॉट या वी आरएमएस अपॉन आई आरएमएस। अब रिएक्टेंस भी क्या होता है, अगर केवल मान लीजिए इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, तो वो जो अपोजिशन टू द करंट देगा उसे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर। अगर केवल आपका कैपेसिटर लगा है, वो अपोजिशन टू द करंट जो दे रहा है उसे बोलते हैं एक्सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। ये हो गया इंपीडेंस और रिएक्टेंस की बातचीत। अब देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है जिसमें केवल आर है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसमें क्या होता है कि ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं। फेज कैसे पहचानते हैं, इस एंगल से, ये समझ लीजिए फेज है, तो ये अगर सेम है तो सेम फेज में, तो इसमें सेम फेज में होते हैं। डायग्राम बना दीजिए, ओमेगा टी एंगल हो गया, जिस डायरेक्शन में ई नॉट है उसी डायरेक्शन में आई नॉट है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बोथ आर इन सेम फेज। बोथ आर का मतलब ई एंड आई। अगर आपका केवल प्योरली इंडक्टर सर्किट है, ये इंडक्टर लगा है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो करंट होती है वो ई से लैग करती है, पीछे चलती है पाई बाई टू। तो ये देखिए ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो सोर्स वोल्टेज लगाया है, और आई में यहां पर एंगल देखिए ओमेगा टी से पाई बाई टू कम हो गया है। तो यहां पर जो आई है, ये जो ई बनाया है आपने, उससे पीछे पाई बाई टू आप आई नॉट खींच देते हैं।
ये फेजर डायग्राम हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। अब ये इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बेटा एक्सएल, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर। तो एसी के लिए एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सएल अपोजिशन टू द करंट ज्यादा होगा। डीसी के लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो डायरेक्ट करंट के लिए कोई अपोजिशन ये नहीं देता। और ये जो डायग्राम बना हुआ है ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार आता है। तो एक्सएल एफ के बीच में ये लीनियर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो ओरिजिन से जा रही हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगली बात करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जो आपने सोर्स ईएमएफ लगाया ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें जो करंट होती है वो लीड करती है पाई बाई टू। ये देखिए ओमेगा टी है, यहां पाई बाई टू जुड़ गया एंगल में, तो आई लीड्स द ई बाई पाई बाई टू एंगल। अब यहां पर ई नॉट आप खींच दीजिए, इससे पाई बाई टू आगे, क्योंकि करंट लीड कर रही है आगे, पाई बाई टू आगे आई नॉट कीजिए। दिस इज द फेजर डायग्राम, काम खत्म। ये एंगल ओमेगा टी यहां से, और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो गया। बढ़िया। अब देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सी होती है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर, यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो एक्सी अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। कैपेसिटर में क्या होता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अपोजिशन टू द करंट कम हो जाता है ना, तो एसी पास हो जाती है कैपेसिटर से। लेकिन डीसी के लिए क्या होता है, एफ की वैल्यू जीरो होती है, उस समय एक्सी इनफाइनाइट होता है, यानी डायरेक्ट जो कैपेसिटर होता है वो डायरेक्ट करंट को पास नहीं होने देता। ठीक। और ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। इसको तैयार करके रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, अलग अलग हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आर में आई और वी आर सेम फेज में है। यहां पर देखिए तो आई लैग करता है वीएल से इंडक्टर में, कैपेसिटर में आई लीड करता है वीसी से। इस तरह तीनों को मिक्स करके आप फेजर डायग्राम बना लीजिए। वी आर और आई एक ही डायरेक्शन में है, वीएल लीड कर रहा है और वीसी पीछे है। अगर हम ये मान लें कि वीएल वीसी से बड़ा है तो वीएल में वीसी घटाओगे तो ये नीला वाला पॉइंट वीएल माइनस वीसी मिल जाता है, और ये फेजर, ये नेट आपका जो सोर्स ईएमएफ लगा वो मिल जाता है। अब यहां पर देखिए ये इंपीडेंस इस सर्किट का कितना होगा, सीरीज एलसीआर का, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। याद कर लीजिएगा करंट इस सर्किट में कितनी होगी, ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब Z जो वैल्यू है। और यहां पर जो जब हमारा वीएल वीसी से बड़ा होता है या एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है तो ये क्या होता है, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट होता है। तो ई जो होता है वोल्टेज, वो करंट से लीड करता है फाई एंगल। वो फाई एंगल कितना कहां से निकलेगा, यहां से, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। फिर से बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल देखिए, ये हो गया एक्सएल माइनस एक्सी, यहां पे बना हुआ है, ये हो गई पूरी वैल्यू आर की, और ये वाली वैल्यू हो गई जेड की। इससे आप जो भी चीज निकालना चाहें निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल बेटा। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है सीरीज एलसीआर सर्किट में, वो कंडीशन जब आपको मैक्सिमम करंट अचीव हो रही हो। मैक्सिमम करंट कब मिलती है, एक्सएल बराबर एक्सी पर। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता तो मैक्सिमम करंट मिलती है, उस समय एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी के बराबर। और क्वालिटी फैक्टर, एक इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि रेजोनेंस कितना बढ़िया हो रहा है। तो 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, ये क्वालिटी फैक्टर या क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बता देगा। अब जैसे जैसे करंट, जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप कम करते जाते हो, आप देखो जो पीक करंट की वैल्यू होती है वो बढ़ती चली जाती है रेजोनेंस कंडीशन में। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है रेजोनेंट वाली, लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ गई रेजिस्टेंस घटाने से। ये ग्राफ भी बहुत आपसे पूछा जाता है, इसको भी पकड़ के रखिएगा कि रेजिस्टेंस घटाने पर क्वालिटी फैक्टर या अच्छा रेजोनेंस आपका होने लगता है। अब पावर इन एसी सर्किट की बात करें तो ये जनरल फार्मूला होता है सीरीज एलसीआर सर्किट का। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ई और आई सेम फेज में होते हैं तो ये cos 01 होता है, तो पी एवरेज ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस। प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में फाई की वैल्यू प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू होता है, तो cos पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू जीरो होता है, इसलिए दोनों में एवरेज पावर कंजम्पशन शून्य हो जाता है। और इस सीरीज एलसीआर के लिए एवरेज एक नॉर्मल फॉर्मूला बता रखा है। रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, उस समय फेज जीरो होता है। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है एट रेजोनेंस, तो उस समय पावर जो लगेगी ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस लगने वाली है। ये जो cos फाई है इसे पावर फैक्टर भी बोलते हैं, आर बाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने अलग से लिख भी दिया, पावर फैक्टर cos फाई आर बाई जेड। तो प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर जीरो होगा क्योंकि फाई की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई टू, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर +1, और रेजोनेंस कंडीशन में भी पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू +1 आने वाली है। वॉटलेस करंट क्या होती है कि सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में करंट तो फ्लो हो रही है, पावर कंजम्पशन जीरो है। एग्जांपल प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट में फाई की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई टू होती है, तो एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, जबकि करंट है उसके अंदर। तो करंट फ्लो हो रही है लेकिन पावर कंजम्पशन
शून्य है, वो वॉटलेस करंट है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को कम से ज्यादा या ज्यादा से कम कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आपका वोल्टेज को कम से ज्यादा करता है, उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को ज्यादा से कम करता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बढ़िया। अब ये ट्रांसफार्मर, ये इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, जहां से आप इनपुट देते हैं, और ये होता है सेकेंडरी कॉइल। तो ये वन का मतलब प्राइमरी है, ये वन का मतलब प्राइमरी और टू का मतलब सेकेंडरी। ये रिलेशनशिप है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, कितना कितना करंट है, I1 अपॉन I2 इसका टू E2 अपॉन E1 इसका टू N2 अपॉन I1। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100%। इस तरह से याद करिए, इसी पे बेस आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि 3 एनर्जी लॉसेस बनाइए। कॉपर लॉस होता है, जो वाइंडिंग आपने चढ़ाई होती है कॉपर की, वो गर्म होकर जूल लॉ ऑफ हीटिंग करती है। एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, फ्लक्स का लीकेज और हैमिंग लॉस, ये सारे लॉसेस हैं जो आपको ट्रांसफार्मर में मिलेंगे। ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया 10 मिनट में। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।